बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ुहैब असलम और हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने ब्रांचेस ही को डिस्कस किया और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 4 ब्रांचेस को डिस्कस किया, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है वो मॉर्फोलॉजी। जो दूसरे नंबर पे जो ब्रांच हमने डिस्कस की थी वो थी एनाटॉमी। तीसरे नंबर पे जो ब्रांच डिस्कस की है बायो की वो है हिस्टोलॉजी और जो फोर्थ नंबर पे थी वो सेल बायोलॉजी। हम अपने प्रीवियस लेक्चर को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने ये 4 ब्रांच डिस्कस की है ना, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आखिरकार हम इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं बायो की, इसमें हम बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं। बॉडी पार्ट्स की, जिस तरह मॉर्फोलॉजी क्या था, बॉडी को एक्सटर्नली स्टडी करना है। एनाटॉमी बॉडी को इंटरनली स्टडी करना है। हिस्टोलॉजी क्या है, बॉडी को टिश्यू लेवल पे स्टडी करना है। और सेल बायोलॉजी क्या है, बॉडी को सेल लेवल पे स्टडी करना है। अब आज हम जिस ब्रांच पे को पहले डिस्कस करेंगे वो ब्रांच है फिजियोलॉजी। अब ये फिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले हमने ये चारों ब्रांचेस का जिक्र किया और अब हम इस फिजियोलॉजी ब्रांच को कंपैरेटिवली इन ब्रांचेस की निस्बत हम इसको स्टडी करेंगे। आपको बात बिल्कुल एक लम्हे में समझ आ जानी है। चूंकि ये जो 4 ब्रांचेस हैं इसमें हमने बॉडी पार्ट्स को स्टडी किया और फिजियोलॉजी और इन ब्रांचेस में डिफरेंस क्या है। फिजियोलॉजी में हम इन्हीं बॉडी पार्ट्स के फंक्शन स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी में इन्हीं बॉडी पार्ट्स के फंक्शन स्टडी करेंगे, इसे कहते हैं फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी की जो डेफिनेशन है, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो अब हमें पता चला इन चारों ब्रांचेस और इस एक ब्रांच में डिफरेंस क्या निकलता है। ये चारों ब्रांचेस बेसिकली बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर की स्टडी है। बहरहाल फिजियोलॉजी जो है वो इन बॉडी पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी है। चूंकि फिजियोलॉजी वर्ड डिराइव हुआ है फिजियो से और फिजियो फिजिक्स से, और फिजिक्स में आपको पता है कि हम डिफरेंट फंक्शंस, फिजिकल फंक्शंस स्टडी करते हैं। सो ये हमें फिजियोलॉजी भी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है जो हमने डिस्कस करनी है बायोलॉजी की, वो है जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल ब्रांच है। इसको हम अकॉर्डिंग टू बुक, जो हमारी बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, हम उसी की क्लैरिफिकेशन करेंगे। जो हमारी बुक पे इसकी डेफिनेशन है जेनेटिक्स की, वो है स्टडी ऑफ जीन्स। अब अगर हम और किसी भी ब्रांच में या किसी भी बुक में जेनेटिक्स की डेफिनेशन करते हैं तो यही डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ जीन्स। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं उनमें एक ऐसा वर्ड होता है जो उस डेफिनेशन का पिलर होता है, यानी उस एक वर्ड पे सारी डेफिनेशन की बुनियाद होती है। अब जेनेटिक्स जो है उसकी डेफिनेशन इतनी जब बोली जाए ना, स्टडी ऑफ जीन्स, तो जेनेटिक्स की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। मगर अकॉर्डिंग टू आवर बुक जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। सो इसमें एक और वर्ड आ चुका है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल
देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब इसमें एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट आ चुका है और एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट आ चुका है। अब डेफिनेटली जब तक हमें जीन्स की क्लैरिफिकेशन नहीं होगी तो हमें ये डेफिनेशन मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं हो पाएगी। उसके बाद इनहेरिटेंस का वर्ड ये हमें क्लियर नहीं होगा तो तब तक ये डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहले इन दोनों में से हम डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस को। इसमें अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, तो हम जो है ना पेरेंट्स में कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स आगे हमें बच्चों में भी नजर आते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर कलर, फॉर एग्जांपल आई कलर, या फेशियल इंप्रेशन, या नोज की शेप, या फेस में ये बिल्कुल नजर आने वाली बात है कि हमें बहुत सिमिलैरिटी नजर आती है पेरेंट्स में और अपने अंदर। अब ये प्रोसेस स्टडी करना, या ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए ये वाले करेक्टर्स जो हमारे पेरेंट्स में हैं, फॉर एग्जांपल ये हेयर कलर, आई कलर जो है ना, ये पेरेंट्स से बच्चों में आ जाते हैं, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है? इनहेरिटेंस। अब हम देखेंगे कि ये जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस में जीन्स का क्या रोल है। अब इनहेरिटेंस हमें क्लियर हो रहा है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स से औलाद में खुसूसियात का मुंतकिल होना इनहेरिटेंस कहलाता है, जबकि जीन वो चीज है जिसका डायरेक्ट रोल है इनहेरिटेंस में। सो हमें ये जीन समझनी पड़ेगी सबसे पहले। सो जीन को भी हम बाय एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल अब आप सबको इस लेवल पे डीएनए के बारे में कुछ तो मालूमात होगी। डीएनए को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा बॉडी का सेल, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक केमिकल या एक एसिडिक मॉलिक्यूल मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, या इन सिंपल मीनिंग इसके अंदर एक केमिकल है। ये जो केमिकल है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद केमिकल है, वो केमिकल को डीएनए कहते हैं। स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ये एसिडिक इन नेचर है। अब उसकी स्ट्रक्चर तकरीबन ऑलमोस्ट इस तरह की डीएनए की स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल की। अब यहां आपको एक बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, इंटेलिजेंस, मेलनेस, फीमेलनेस, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब की इंफॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है। सो पेरेंट्स से औलाद में ये डीएनए ही आता है, वो पेरेंट्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स औलाद में ले आता है। मगर डेफिनेशन में हम करते हैं स्टडी ऑफ जीन्स। अब डीएनए के बारे में हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये वो मॉलिक्यूल है जो बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। अब हम इस डीएनए को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं कि मैंने इसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैं कहता हूं ये वाला जो पार्ट है, एक ये वाला स्मॉल पार्ट, इसको मैं स्मॉल पार्ट भी कह सकता हूं या टाइनी पार्ट भी कह सकता हूं कि स्मॉल पार्ट, डीएनए का एक स्मॉल पार्ट। अब फॉर एग्जांपल ये वाला स्मॉल पार्ट आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला स्मॉल पार्ट स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला स्मॉल पार्ट हेयर्स कलर को कंट्रोल कर रहा है,
ये वाला स्मॉल पार्ट हेयर शेप को कंट्रोल कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन, और ये वाला स्मॉल पार्ट किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जब हम कलेक्टिवली इन सारे पार्ट्स को देखते हैं तो ये डीएनए बनता है, और डीएनए के बारे में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि ये हमारी बॉडी के ऑल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन जब डीएनए के स्मॉल पार्ट्स देखते हैं तो वो हर एक पार्ट किसे कंट्रोल करता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हम यहां से जीन की डेफिनेशन करने लगे हैं कि डीएनए का स्मॉल पार्ट, डीएनए का स्मॉल पार्ट या टाइनी पार्ट जो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे जीन कहा जाता है, उसे बोला जाता है जीन। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी कि जीन की। अब आपको ये पता चल गया है कि जीन बेसिकली डीएनए का एक स्मॉल पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। जेनेटिक्स में हम जीन को स्टडी करते हैं और उस जीन का रोल क्या है इनहेरिटेंस में। फॉर एग्जांपल कि ये हम हेयर कलर की जीन को स्टडी करें तो हम ये देखें ये हेयर कलर की जीन आगे जब औलाद में जाएगी अपने माँ बाप से तो वो किस तरह से अपना करैक्टर औलाद में शो करवाएगी। सो दिस इज नाउन एज जेनेटिक्स। और स्टडी अब मैं समझ चुका हूं कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जेनेटिक्स की डेफिनेशन स्टडी ऑफ जीन्स है, जीन की डेफिनेशन स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और इसी जीन की वजह से इनहेरिटेंस का प्रोसेस होता है। और इनहेरिटेंस का हमें पता चल चुका है कि इनहेरिटेंस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी माँ बाप से औलाद में खसूसियात का मुंतकिल होना वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ये वाली ब्रांच जरा अंडरस्टैंड करनी मुश्किल थी, सो ये मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको समझाई जाए। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ब्रांच स्टडी करने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। अगली ब्रांच हमारी है BRYOLOGY एम्ब्रियोलॉजी। अब चूंकि क्लास 9 से हम ये पढ़ रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक पे चैप्टर फर्स्ट है। अब ये वाले जो जितने भी लफ्ज हैं, जितने भी टर्म्स हैं, ये नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल न्यू होती हैं और उन स्टूडेंट्स को इन टर्मिनोलॉजीज की क्लैरिफिकेशन नहीं होती। हमारी बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। डेफिनेशन ये है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो EMBRYO into new individual। into new। अब इतनी सी डेफिनेशन है। अब इतनी सी डेफिनेशन को क्लियर किस तरह किया जाए, इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो बेसिक वर्ड है पूरी डेफिनेशन में जिस वर्ड की वजह से इस ब्रांच का नाम है। उसके बाद इसमें एक वर्ड ये है इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट, और एक ये इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल कहते हैं पूरे एक फर्द को। जिस तरह आप मुझे कंसीडर कर लें या अपने आप को कंसीडर कर लें, हम जितने भी हम सब अकेले जानदार, हम एक इंडिविजुअल हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज एन इंडिविजुअल। अब हमने इसमें वर्ड एम्ब्रियो समझना है कि ये क्या चीज है। अब अगली बात यह है कि जब भी कोई नया जानदार यानी कोई भी नया इंडिविजुअल बनता है, वो अपनी मां के अंदर बेशक बने या वो एग के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही हो,
या मैं बता रहा हूं या वो इंडिविजुअल मदर के अंदर बन रहा है, जिस तरह इंसानों की बात, दूसरे मैमल्स, या वो बन रहा है एग के अंदर, जिस तरह बर्ड्स हो गए, छिपकलियां, रिप्टाइल्स वगैरह हो गए, या एक नया इंडिविजुअल वाटर में बन रहा है, पानी में बन रहा है, जिस तरह मछलियां या एम्फीबियंस का जिक्र है। जब भी कोई नया जानदार बनता है वो सबसे पहले एक सेल से बनता है, सबसे पहले एक सेल होता है जिससे वो जानदार बनता है। वो जो एक सेल है जिससे जो नया जानदार बनता है, उस एक सेल को नाम दिया जाता है जाइगोट। अब यहां मैं 3 जाइगोट बना रहा हूं। फिर अगेन जाइगोट क्या है? वो फर्स्ट सेल है जिससे कोई जानदार बनता है। बहरहाल जाइगोट की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि स्पर्म और एग के मिलने से जो फर्स्ट सेल बनता है वो जाइगोट है, लेकिन चूंकि हमने ये वर्ड एम्ब्रियो समझना है। अब क्या होता है कि जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। एक सेल 2 में तकसीम होता है, बाद में वो 2 से 4 सेल बन जाते हैं, बाद में वो 4 से 8 सेल बन जाते हैं। अब इस तरह डिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और एट द एंड हमें एक जानदार नजर आना शुरू हो जाता है कि ये कौन सा जानदार बन चुका है। अब जब हमें जानदार नजर आ जाता है, जब हमें क्लियर हो जाता है कि ये जानदार कौन सा है, जब तक उसकी शेप बन जाती है। अब शेप बने, हो सकता है अब शेप बनने में वो ह्यूमंस की बात हम कर रहे हैं, या हम इस जाइगोट को देखते हैं कि ये प्रोसेस से स्टार्ट हुआ, ये कोई नया जानदार बना। ठीक है, इस जाइगोट को देखते हैं, ये प्रोसेस से स्टार्ट हुआ तो कोई नए किस्म का जानदार बना। ये जब नया जानदार पूरा बन जाता है, दिस इज नाउन एज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मैंने आपको पहले बताया है, पूरे एक फर्द को कहते हैं जब वो बन जाता है। और जिस सेल से बना है उस सेल का नाम है जाइगोट। अब जाइगोट और इंडिविजुअल बनने के दरमियान में जितनी भी स्टेजेस आती हैं वो सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं, और उस स्टेज पे इंडिविजुअल को एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। ये हमें समझ आई। जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है और क्लस्टर ऑफ सेल बन जाता है। वो जो क्लस्टर ऑफ सेल है वो एम्ब्रियो है, और बाद में एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है? इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है। जब हम मुकम्मल तौर पे ये स्टडी करेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो किस शेप का बना, फिर अगले स्टेप में क्या शेप बनी, फिर अगले स्टेप में क्या शेप बनी, फिर अगले स्टेप में क्या शेप बनी, और आखिरकार एक इंडिविजुअल बन जाता है, तो इस सारे प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको ये वर्ड भी क्लियर हो चुका होगा कि डेवलपमेंट क्या है, कि एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनने का प्रोसेस कहलाता है डेवलपमेंट। और जब हम इस सारे प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो हम बायो की कौन सी ब्रांच में होते हैं? उसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें एम्ब्रियो भी समझना पड़ा, हमें डेवलपमेंट का वर्ड भी समझना पड़ा, हमें इंडिविजुअल का वर्ड भी समझना पड़ा। हाँ, अब अगेन रिकॉल कर रहे हैं। इंडिविजुअल कहते हैं पूरे जानदार को, एम्ब्रियो कहते हैं जाइगोट जब डिवाइड करता है जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनता है, और वो उस क्लस्टर ऑफ सेल को एम्ब्रियो बोला जाता है। और जाइगोट से या एम्ब्रियो से इंडिविजुअल बनने के प्रोसेस को डेवलपमेंट कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये एम्ब्रियोलॉजी भी आपको मुकम्मल क्लियर हो चुकी होगी। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है टेक्सोनोमी। जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, ये अभी हमने जितनी भी ब्रांचेस डिस्कस की हैं ये जरा टेक्सोनोमी उससे डिफरेंट है। TAXONOMY। अब
टेक्सोनोमी को समझाने के लिए मैं एक मिसाल से मदद लेता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कैट है, डॉग है, गोट है, डियर है, लायन, वुल्फ, ये हमारे पास जानदार है। हम कहते हैं, ऐसा करते हैं, चलें भाई ऐसा करें, जो तो फूडर यानी चारा खाते हैं वो एक साइड पे हो जाए, फूडर, और जो फ्लैश या मीट गोश्त खाते हैं वो सारे एक साइड पे हो जाए। सो हमने क्राइटेरिया क्या लिया, इनका खाना, इनकी न्यूट्रिशन को क्राइटेरिया लिया, तो हम ऑटोमेटिकली देखेंगे फूडर यानी चारा खाने वालों में गोट और डियर आ जाएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मीट गोश्त या फ्लैश खाने वालों में कैट आ जाएगी, डॉग आ जाएगा, लायन और वुल्फ आ जाएगा। और इसमें आगे फर्दर हम और भी क्लास एक बनाते हैं। हम कहते हैं चले इसमें कैट फैमिली अलहदा हो जाए, एक जैसे नजर आने वाले अलग हो जाए और एक जैसे नजर आने वाले। हम ये देखेंगे डॉग और वुल्फ, ये इनकी शेप एक जैसी है, सो ये एक क्लास बन जाएगी। और कैट और लायन, ये इनकी शेप एक जैसी है, तो ये एक क्लास बन जाएगी। इसको हम नेम दे देते हैं कैट फैमिली, और इसको हम दे देते हैं वुल्फ या डॉग फैमिली। अब हम ये देख रहे हैं, हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को यूज किया, और ये जितने हमारे पास एनिमल्स लिखे हुए हैं हमने इनकी क्लासेस बना ली। सबसे पहले हमने एक दो ग्रुप बनाए इसमें, जिसका क्राइटेरिया क्या था, हम इनकी न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने इस ग्रुप के अंदर मजीद दो ग्रुप बना दिए, एक ये वाला ग्रुप बन गया, एक ये वाला ग्रुप। हम इनको, एक ये वुल्फ फैमिली बन गई और एक ये कैट फैमिली बन गई। हम इनको नाम ग्रुप्स भी दे सकते हैं, या हम इनको नाम क्लासेस भी दे सकते हैं। सो अब हम इस डेफिनेशन को स्टडी कर, इसकी डेफिनेशन करते हैं टेक्सोनोमी की। सो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन है, इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। सो हमने क्लासिफिकेशन तो की, हमारे पास ये सारे एनिमल्स थे, इनकी सबसे पहले हमने दो क्लासेस बनाई, और दो क्लासेस बनाने के बाद क्लास के अंदर भी दो क्लासेस हमने बनाई हैं। तो यही डेफिनेशन, इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पहले ये जो दो मेजर बड़े बने क्लासेस, इनको ग्रुप्स का नाम दिया, और फिर इस ग्रुप के अंदर यानी मीट खाने वालों के अंदर भी दो ग्रुप बन गए, इसे सब ग्रुप का नाम दिया। सो सब ग्रुप कहते हैं द ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप इज नोन एज सब ग्रुप। सो हमें यहां समझ आ चुकी टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो क्लासिफिकेशन आपको समझ आ चुकी। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम इन तमाम जानवरों के नाम भी रखते हैं। वो नाम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड नाम होगा, इसके अलावा हम कोई यूजुअल या आम नाम नहीं रखते। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जितनी ब्रांचेस आज डिस्कस की हैं आपको समझ आ चुकी होंगी। आज हमने अगेन 4 ब्रांचेस स्टडी की हैं, हम इनको दोबारा एक बार लिख लेते हैं। एक हमने ब्रांच आज स्टडी की है फिजियोलॉजी, और इसका जो मेजर वर्ड था जिस पे ये डेफिनेशन डिपेंड कर रही है वो है फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। एक हमने जो डिस्कस की है वो है जेनेटिक्स, इसका जो मेन वर्ड था वो था स्टडी ऑफ जीन, और साथ एक वर्ड इसके अंदर था इनहेरिटेंस।
और एक जो ब्रांच आज हमने डिस्कस की है वो है एम्ब्रियोलॉजी, और उसका जो मेन और कोर वर्ड था वो था एम्ब्रियो, और उसकी डेवलपमेंट। और एक हमने जो डिस्कस की है ब्रांच वो है टैक्सोनॉमी, जिसका कोर वर्ड उसका निकला था नेमिंग, यानी ऑर्गेनिजम्स के नेम रखने हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको ये ब्रांचेस भी समझ आ चुकी होगी। एट द एंड ऑफ लेक्चर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप ये लेक्चर सुने तो प्लीज 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 कमेंट में जरूर बता दें कि आपको ये वाला लेक्चर कैसे लगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, ताकि हम फर्दर भी लेक्चर, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो हम इसको क्लियर कर सके, और अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो हमारी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच।